हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? झक्कास, एकदम मज़ेदार, फुल एनर्जी के साथ। चलो आगे क्लास पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ाया था पराशरण दाब। क्या पढ़ाया था? पराशरण दाब। पराशरण दाब क्या होता था? पराशरण दाब क्या होता है? जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक से पृथक कर देते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक से पृथक कर देते हैं तो पराशरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस क्रिया को रोकने के लिए जो बाहरी दाब लगाया जाता था उसे ही हम पराशरण दाब कहते थे। अब हमारा टॉपिक रहेगा विलेयता। क्या है रहेगा? विलेयता क्या होता है? विलेयता, विलेयता का मतलब होता है घुलने की क्षमता। घुलने की क्षमता, विलेयता का मतलब होता है घुलने की क्षमता। क्या होता है? ताप निश्चित होता है, निश्चित ताप पर, या कह सकते हैं स्थिर ताप पर, निश्चित ताप पर। किस पर? निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा, घुलने वाले पदार्थ की अधिकतम मात्रा, घुलने वाले पदार्थ की अधिकतम मात्रा ही उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या होता है? 100 निश्चित ताप होता है, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले पदार्थ की निश्चित मात्रा, वो घुलने वाले पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस विलेय की या उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे हमने लिया 100 ग्राम जल लिया। क्या लिया? 100 ग्राम जल। 100 ग्राम जल में अगर हम चीनी घोल रहे हैं तो हमने माना कि 100 ग्राम जल में 10 ग्राम चीनी घुल रही है या 20 ग्राम, बहुत अधिक से अधिक 20 ग्राम। ताप निश्चित है कि इतने ताप पर ही घुलेंगे, तो इतने ताप पर इतनी घुल पा रही, 10 ग्राम घुल पा रही, 20 ग्राम घुल पा रही, तो 20 ग्राम जो होगी वो चीनी की विलेयता कहलाएगी। नमक घोल रहे, नमक हो सकता है कि 100 ग्राम में 50 ग्राम नमक घुल जाए, तो नमक की विलेयता कितनी होगी? 50 होगी। मतलब 100 ग्राम में जो अधिक से अधिक मात्रा घुल सकती है वही उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता क्या है? स्थिर ताप। ताप कैसा होता है? निश्चित होता है। निश्चित ताप पर, किस पर? निश्चित ताप पर, किस पर? निश्चित ताप पर क्या होता है? 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली पदार्थ की अधिकतम मात्रा, घुलने वाली पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस विलयन, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या है? निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले पदार्थ की अधिकतम मात्रा, घुलने वाले पदार्थ की क्या होती है? अधिकतम मात्रा। पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस विलयन की, वो उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ठीक है, बात समझ में? निश्चित ताप है, ताप निश्चित है। इसमें मान लिया 100 ग्राम में 50 ग्राम चीनी घुल रही है या 20 ग्राम चीनी घुल रही है, तो उसकी विलेयता कितनी? अधिक से अधिक 20 ही घुल सकती है, उससे ज्यादा नहीं घुल सकती, तो उसकी विलेयता होगी 20 ग्राम। अगर अधिक से अधिक 30 ग्राम नमक घुल रहा है या कोई भी पदार्थ घुल रहा है तो उसकी विलेयता, अधिक से अधिक जितना घुल रहा है वही उसकी विलेयता कहलाती है। तो विलेयता क्या है? निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सकने वाली या घुलने वाली पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो है वो क्या कहलाती है? वो उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। वो उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो है उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। नोट कीजिए टॉपिक जल्दी। अच्छा, नोट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा इसी में विलेयता के बाद आता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम ये होता है हेनरी का नियम। W जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है P के। P क्या है? आंशिक दाब है।
क्या है, आंशिक दाब है। ये W क्या है, गैस की मात्रा है, गैस की मात्रा है। तो हेनरी का नियम क्या होता है, ये रहा हेनरी का नियम, W अनुक्रमानुपाती P। क्या होता है हेनरी का नियम, ये है गैस की मात्रा जो है आंशिक दाब के समानुपाती होती है। कैसे लिखेंगे, स्थिर ताप पर, किस पर, स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा, स्थिर ताप पर द्रव में घुली गैस की मात्रा, स्थिर ताप पर द्रव में घुली गैस की मात्रा, स्थिर ताप पर द्रव में घुली गैस की मात्रा जो है द्रव पर लगने वाली गैस के आंशिक दाब के समानुपाती। द्रव के ऊपर, किसके ऊपर, द्रव में घुली है गैस की मात्रा तो द्रव पे ही लगेगा क्या, आंशिक दाब लगेगा। क्या लगेगा, आंशिक दाब। उसके कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो हेनरी का नियम क्या है, तो लिखेंगे हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार स्थिर किस पर, ताप पर, स्थिर ताप पर द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, द्रव में घुली हुई किसकी मात्रा, गैस की मात्रा, द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, स्थिर ताप पर द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, स्थिर ताप पर द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा जो है द्रव पर लगने वाली गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ये होता है किसका नियम, हेनरी का नियम। क्या होता है, लिखेंगे हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार, नियमानुसार हेनरी के नियमानुसार किसी वो स्थिर ताप पर, हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर क्या होता है, स्थिर ताप पर द्रव में घुली हुई, किसमें, द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा स्थिर ताप पर क्या है, हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा जो है, मात्रा द्रव पर लगने वाले, द्रव पर लगने वाले गैस की किसके, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। गैस के आंशिक दाब के समानुपाती, समानुपाती होती है। ठीक है, ये W क्या होता है, गैस की मात्रा, P क्या होता है, आंशिक दाब। तो हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियमानुसार, किसके अनुसार, हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा, द्रव में घुली गैस की मात्रा द्रव पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ये हेनरी का नियम कहलाता है। एक बार फिर रिपीट कर दे, हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर, हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा जो है, किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा जो है द्रव पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अर्थात करके लिख देंगे। अच्छा पहले इतना लिखिए, समानुपाती होती है, फिर क्या लिखेंगे, माना द्रव में घुली गैस की मात्रा, किसकी मात्रा, गैस की मात्रा स्मॉल w तथा उस पर लगने वाला, उस पर तथा क्या होगा, उस पर लगने वाला आंशिक दाब P है। क्या है, आंशिक दाब P है तो, आंशिक दाब P है तो उसके बाद हम ऊपर से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो W जो होगा क्या, तो W जो होगा वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा P, W जो होगा वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा P के। और जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, याद रखना, जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, चाहे फिजिक्स में टॉपिक हो चाहे आपका केमिस्ट्री में हो, तो याद रखना है सदैव एक नियतांक आ जाता है। क्या आ जाता है, नियतांक आ जाता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, W अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के इक्वल का चिन्ह लगा देंगे, तो यहाँ पर नियतांक आ जाएगा हमारा K। क्या नियतांक आ जाएगा हमारा, K नियतांक आ जाएगा, K इंटू P हो जाएगा। यहाँ से अगर हम K का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा, P मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, K बराबर हो जाएगा W अपॉन P।
ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसका कोई वैसे यूज नहीं है। इस प्रकार से लिखा जाएगा हेनरी का नियम। एक बार फिर रिपीट कर दे। स्थिर ताप पर क्या होता है, स्थिर ताप पर हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए गैस की मात्रा जो होती है वो द्रव पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अगर गैस की मात्रा स्मॉल w है तथा उस पर लगने वाला आंशिक दाब कैपिटल P है, इसका मतलब हुआ कि w जो है अनुपाती होगा P के। P का जब अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल का चिन्ह आ जाएगा, तो w बराबर K इंटू P हो जाएगा। ये है हमारा हेनरी का नियम। समझ में आया? नोट कीजिए अच्छे से। अगला टॉपिक क्या, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं। सीमाएं देखिए क्या होती हैं। नंबर 1 सीमा इसकी होती है कि दाब जो है उच्च नहीं होना चाहिए। दाब जो है वो उच्च नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दाब उच्च नहीं होना चाहिए। इसकी सीमा क्या है, मतलब हेनरी का नियम जब भी लागू होगा तो उस पर दाब का मान बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दाब जो है उच्च नहीं होना चाहिए। और ताप का मान, सेकंड नंबर, ताप कम नहीं होना चाहिए। ताप कम नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए कह सकते हैं। ताप जो है कम नहीं होना चाहिए, या कह सकते हैं ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। नंबर 1 क्या है हेनरी की सीमाओं में। हेनरी की सीमा नंबर 1 हमारी है दाब उच्च नहीं होना चाहिए, ताप अधिक नहीं होना चाहिए। दाब उच्च नहीं होना चाहिए, ताप अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 3 है गैसों की विलायक में विलेयता जो है वो कम होनी चाहिए। गैसों की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए, या कह सकते हैं अधिक नहीं होनी चाहिए। गैसों की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। गैसों की विलायक में विलेयता जो है वो कम होनी चाहिए। नंबर 1 है दाब उच्च नहीं होना चाहिए, ताप अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 3 क्या है, गैसों की विलायक में विलेयता जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी, वो कम होनी चाहिए। गैसों की विलायक में विलेयता जो है वो कम होनी चाहिए। चौथा पॉइंट देखिए क्या है हमारा। चौथा पॉइंट क्या है, गैसों की आणविक अवस्था, मतलब गैसों के अणुओं को किसमें, विलायक तथा गैस दोनों विलायकों में एक समान ही होनी चाहिए। मतलब गैसों की जो आणविक अवस्था है, मतलब जो गैसों के अणु विलायक में घोले जाते हैं, वो चाहे विलायक हमारा कैसा हो, द्रव हो या गैस हो, द्रव हो या गैस हो, द्रव हो या गैस हो, दोनों विलायकों में ही, द्रव हो या गैस हो, दोनों विलायकों में ही गैस की आणविक अवस्था जो है एक समान होनी चाहिए। तो चौथा पॉइंट क्या है, गैसों की आणविक अवस्था, किसकी, गैसों की आणविक अवस्था, गैसों की आणविक अवस्था जो है किसमें किसमें, द्रव व गैसीय विलायकों में, द्रव व गैसीय विलायकों में एक समान होनी चाहिए, या कह सकते हैं समान होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। क्या है, एक बार फिर समझ लो हेनरी की नियम की सीमाएं। नंबर 1 है उच्च, वो दाब उच्च नहीं होना चाहिए, दाब उच्च नहीं होना चाहिए। ताप जो है बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब उच्च नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और क्या है, गैसों की जो विलेयता है, वो गैसों की जो विलायक में विलेयता है वो कम होनी चाहिए। गैसों की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है हमारा कि गैसों की आणविक अवस्था जो है, गैसों की आणविक अवस्था जो है द्रव तथा गैसीय दोनों विलायकों में ही एक समान होनी चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए। फिर इसके बाद इसके हैं हेनरी के अनुप्रयोग। क्या है, हेनरी के अनुप्रयोग हैं। पहले हेनरी की सीमाएं लिखिए, लिखो जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। हो गया था। अब हेनरी के नियम के बाद है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी का नियम हो गया था। अब हमारे हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। मतलब नंबर 1 क्या पॉइंट है, शीतल पेय, शीतल पेयों, शीतल पेयों का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक,
कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेयों व सोडा वाटर में, शीतल पेयों व सोडा वाटर में। नंबर 1 उपयोग है शीतल पेयों तथा सोडा वाटर में हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 है गोताखोर। क्या है? गोताखोर जो होते हैं गहरे समुद्र में, गहरे समुद्र में जाने पर क्या होते हैं? गोताखोर को, गोताखोर गहरे समुद्र में जाने पर सांस लेने में दबाव महसूस करते हैं। सांस लेने में क्या करते हैं? दबाव महसूस करते हैं। दबाव या दाब महसूस करते हैं, दाब लिख देंगे, दाब महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है हमारा फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों से कहाँ पे? रक्त में। फेफड़ों से रक्त में O2 व CO2 का आदान प्रदान करते हैं। फेफड़े रक्त में, ये लिखें, फेफड़े रक्त में O2 व CO2 का आदान प्रदान करते हैं। किसके द्वारा? वो हेनरी के नियम के आधार पर ही O2 व CO2 का आदान प्रदान करते हैं। फेफड़े जो होते हैं फेफड़े जो होते हैं रक्त में CO2 व O2 का आदान प्रदान जो है वो हेनरी के नियम के प्रयोग के आधार पर ही करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? चौथा पॉइंट है ऊंचाई, या कह सकते हैं ऊंचाई पर या पहाड़ी इलाकों में सांस लेने में दबाव महसूस होता है। सांस लेने में दाब महसूस होता है। किसके आधार पर होता है? हेनरी के नियम के ही कारण ऊंचाई पर या पहाड़ी इलाकों में जाने पर हमें दबाव महसूस होता है। तो हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़ चुके थे। इसके बाद है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है? सबसे पहला है कि शीतल पेयों तथा सोडा वाटर में हेनरी का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 हमारा क्या है? गोताखोर जो होते हैं गहरे समुद्र में जाने पर सांस लेने में दबाव महसूस करते हैं। नंबर 3 क्या है? फेफड़े। क्या होता है? फेफड़े जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ले जाने और भेजने और छोड़ने का काम करते हैं। कौन? फेफड़े। तो फेफड़े जो करते हैं, फेफड़े क्या होते हैं? फेफड़े O2 और CO2 का आदान प्रदान करते हैं। और चौथा पॉइंट है कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है? बहुत बड़े ऊंचाई पर पहाड़ों में जाने पर हमें क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है, दबाव महसूस होता है। वो किसके कारण होता है? वो भी हमारा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के ही बेस पर होता है। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। अगला टॉपिक स्टार्ट करें फिर। नोट हो गया? अब इसके बाद है हमारा आदर्श विलयन। क्या है? आदर्श विलयन किसे कहते हैं और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? सिंपल सा है। आदर्श विलयन कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा है। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? क्या टॉपिक है हमारा? आदर्श विलयन किसे कहते हैं? देखिए क्या है आदर्श विलयन। क्या है? ऐसा विलयन होता है, ऐसा विलयन जो निश्चित ताप व सांद्रता पर, जिसमें क्या होता है? ताप और सांद्रता जो होती है वो निश्चित होती है। अगर उस निश्चित ताप और सांद्रता है तो वो राउल्ट के नियम का पालन करता हो तो वो आदर्श विलयन होगा। अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो वो आदर्श विलयन नहीं होगा। तो आदर्श विलयन में क्या लिखेंगे? ऐसा विलयन। आदर्श विलयन क्या है? ऐसा विलयन जो स्थिर ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जो स्थिर ताप व सांद्रता पर क्या करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो वह आदर्श विलयन कहा जाता है। अगर हम मानते हैं कि ए और बी जो है वो आदर्श विलयन है, क्या लिखेंगे? यदि ए व बी
यदि नहीं लिखेंगे ए और बी आदर्श, ए और बी का मिश्रण आदर्श विलयन होगा। कब होगा? यदि नंबर 1 क्या होना चाहिए, यदि इनके दोनों का वाष्प दाब जो है कुल वाष्प दाब के बराबर है, मतलब P बराबर जो है P ऑफ A प्लस P ऑफ B होना चाहिए। P बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B होना चाहिए, मतलब इनका अलग अलग जो वाष्प दाब है टोटल वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए, तो ये आदर्श विलयन होगा, अन्यथा ये आदर्श विलयन नहीं होगा। अथवा करके दूसरा फॉर्मूला इसका होता है P टोटल P, इसको लिखते हैं P नॉट A इंटू में XA प्लस P नॉट B इंटू में XB। नंबर 1 इस बात का पालन करना चाहिए कि जो दोनों विलयनों का वाष्प, अलग अलग पदार्थों का वाष्प दाब जो है वो कुल वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें क्या है, इनके मिश्रण का जो आयतन है वो लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। मिश्रण का जो आयतन है वो किसके बराबर होना चाहिए, इनके मिश्रण का आयतन जो है, इनके मिश्रण का आयतन को V से प्रदर्शित करते हैं, वो 0 के बराबर होना चाहिए। इनके मिश्रण का जो आयतन है वो किसके बराबर, इनके मिश्रण का जो आयतन है वो 0 के बराबर होना चाहिए। नंबर 1 ये है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B बराबर टोटल कुल वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए। नंबर 2 है कि इनके मिश्रण का जो आयतन है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अगला क्या है कि इन दोनों अवयवों की जो आयनन एंथैल्पी है, क्या है, आयनन एंथैल्पी जो है वो भी 0 के इक्वल होनी चाहिए। इनका जो इनके मिश्रण की जो आयनन एंथैल्पी है वो भी 0 के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, तो वो आदर्श विलयन होगा, अदरवाइज वो आदर्श विलयन नहीं होगा। अब आता है हमारा टॉपिक अनादर्श विलयन। क्या आता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन कैसे कहते हैं, इसी से बना देंगे। ऐसा विलयन जो स्थिर ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जो स्थिर ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जो स्थिर ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अब A और B क्या है, A और B का मिश्रण अनादर्श विलयन होगा। कैसा होगा, अनादर्श विलयन होगा। कब होगा, अनादर्श विलयन कब होगा, जब क्या होगा, पहले वाले का वाष्प दाब, पहले पदार्थ का वाष्प दाब जो है उसके शुद्ध वाष्प दाब और मोल प्रवाह के गुणनफल के बराबर ना हो, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रवाह के बराबर ना हो तो वो एक अनादर्श विलयन होगा। या कह सकते हैं दूसरे वाले में भी यही होता है, अगर दूसरे विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलयन के वाष्प दाब और उसके मोल प्रवाह के गुणनफल के अगर बराबर नहीं है तो वो अनादर्श विलयन होगा। नंबर 2 क्या है कि इनका जो आयतन है, इनको मिलाने पर जो आयतन बनता है वो 0 के इक्वल ना हो। नंबर 3 इनकी आयनन एंथैल्पी जो है 0 के बराबर ना हो, तो ये विलयन जो है अनादर्श विलयन कहलाता है। ये विलयन अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जो स्थिर ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अब अनादर्श विलयन मान लिया कि A और B दो विलयन है, पदार्थ हैं, इनको आपस में मिलाया जाता है तो ये अनादर्श विलयन बनता है। कैसा विलयन बनता है, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कब होगा, जब क्या होगा, P ऑफ A बराबर P ऑफ A नॉट इंटू XA होगा, मतलब शुद्ध विलय का वाष्प दाब हो जाएगा और इंटू में XA क्या है, इसका मोल प्रवाह, इनका गुणनफल जो है इसके वाष्प दाब के बराबर ना हो। सेकंड वाला कि इनका जो गुणनफल है वो इनके बराबर ना हो, मतलब दूसरे वाले का शुद्ध वाष्प दाब जो है इस मोल प्रवाह के गुणनफल के बराबर ना हो, टोटल के बराबर ना हो। सेकंड पॉइंट क्या है, इनका जो आयतन परिवर्तन है, जब इनके मिश्रण को मिलाया जाता है तो इनका आयतन परिवर्तन कभी भी 0 ना आए, इनका जो डिफरेंस आए वो कभी भी 0 ना हो। सेकंड वाले में इनके आयनन एंथैल्पी का मान 0 ना हो। ठीक है, नोट कीजिए अनादर्श विलयन हो गया, अनादर्श विलयन। अब आता है हमारा राउल्ट का नियम। क्या है राउल्ट का नियम, सिंपल सा है राउल्ट का नियम। अच्छा, राउल्ट का नियम नहीं, राउल्ट के नियम से पहले आता है वाष्प दाब का अवनमन।
राउल्ट के नियम से पहले आता है बाष्प दाब का अवनमन, उसके बाद चलेंगे राउल्ट के नियम पे। तो पहले क्या आता है, बाष्प दाब का अवनमन। बाष्प दाब का अवनमन, बाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, इसको हम कहते हैं बाष्प दाब का अवनमन। पी नॉट माइनस पी एस। पी एस क्या है, बिलियन में जो विलायक उपस्थित होता है, बिलियन में जो विलायक उपस्थित होता है, तो बिलियन में विलायक का बाष्प दाब, बिलियन में विलायक का बाष्प दाब। और ये क्या होता है, ये शुद्ध विलायक का बाष्प दाब होता है, जो जल का होता है, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब। ये क्या होता है, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब। ये होता है शुद्ध विलायक का बाष्प दाब, ये बिलियन में विलायक का बाष्प दाब। तो बाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं, ये क्या है, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब, और ये माइनस किया जाता है बिलियन में विलायक के बाष्प दाब, माइनस को बोलते हैं अंतर। तो परिभाषा क्या बनेगी, शुद्ध विलायक के बाष्प दाब, शुद्ध विलायक के बाष्प दाब तथा बिलियन में विलायक के बाष्प दाब के अंतर को, शुद्ध विलायक के बाष्प दाब तथा बिलियन में विलायक के बाष्प दाब के अंतर को क्या कहते हैं, बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। एक बार फिर सुन लो, क्या होता है, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब तथा विलयन में विलायक के बाष्प दाब के अंतर को, के अंतर को हम बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। परिभाषा कैसे होगी, क्या है, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब तथा विलयन में विलायक के बाष्प दाब, विलयन में विलायक के बाष्प दाब, विलायक के बाष्प दाब के अंतर को बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्या होगा, बाष्प दाब का अवनमन, ये परिभाषा होगी। बाष्प दाब का अवनमन लिखेंगे कैसे, बाष्प दाब का अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस। ये हो जाएगा बाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, नोट कर लो जल्दी, फिर समझाएं आगे, जल्दी नोट करो। नोट हो गया। अब देखिए बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या होगा, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अभी हम पढ़ा चुके हैं, क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट। ये हमने अभी पढ़ाया था, क्या होता है ये, बाष्प दाब का अवनमन, बाष्प दाब का अवनमन होता है। और इसको क्या बोलते हैं, पी नॉट को, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब क्या होता है, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब। ऊपर क्या होता है, बाष्प दाब का अवनमन। तो बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, किसी विलयन में, क्या लिखना है, किसी विलयन में, किसी विलयन में बाष्प दाब का अवनमन, किसी विलयन में विलायक के बाष्प दाब का अवनमन। किसका है ये, विलायक के बाष्प दाब का अवनमन, विलायक का बाष्प दाब, या हाँ कह सकते हैं विलायक का, विलायक का बाष्प दाब, किसी विलयन में, किसी विलयन में विलायक के बाष्प दाब का अवनमन, किसी विलयन में विलायक के बाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के बाष्प दाब के, बटे में लिखा हो तो अनुपात बोलेंगे, बटे में लिखा होगा तो अनुपात बोलते हैं, बटे में होगा तो अनुपात। ये क्या है, बाष्प दाब का अवनमन है, ये नीचे वाला शुद्ध विलायक का बाष्प दाब। परिभाषा क्या बनेगी, सुन लो, क्या बनेगी परिभाषा, क्या है, विलायक, किसी विलयन में, किसी विलयन में, किसी विलयन में विलायक के बाष्प दाब का अवनमन, किसी विलयन में विलायक के बाष्प दाब का अवनमन, किसी विलयन में विलायक के बाष्प दाब का अवनमन, विलायक के बाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक का तथा शुद्ध विलायक के बाष्प दाब का अनुपात, शुद्ध विलायक के बाष्प दाब का अनुपात उस विलयन में,
वाष्प का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, या सीधा कह सकते हैं उसे हम वाष्प का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या बनेगी परिभाषा, देखो क्या है, क्या लिखेंगे, किसी विलयन में विलायक के वाष्प का किसी विलयन में विलायक के वाष्प का अवनमन तथा क्या होगा, तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात क्या कहलाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब का क्या कहलाता है, आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। क्या है, किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला क्या होगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, ये बन जाएगा। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट। किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक की वाष्प दाब का अनुपात जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ये फॉर्मूला हो गया, नोट करो। इस क्या होगा हमारा, अब राउल्ट का नियम आएगा। राउल्ट का नियम क्या होता है, किसका, राउल्ट का नियम, ये होता है हमारा राउल्ट का नियम। क्या, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट जो होता है वो बराबर होता है एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। ये हम पढ़ा चुके, ये भी पढ़ा चुके हैं। ये क्या है, ये विलेय का मूल प्रभाज है, विलेय का मूल प्रभाज है, ये हमारा विलेय का मूल प्रभाज है। और ये क्या है, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो राउल्ट का नियम बहुत ज्यादा सरल है। ये किसका चिन्ह लगा है, बराबर का चिन्ह। तो क्या होगा, विलायक के वाष्प, वो राउल्ट का नियम क्या, राउल्ट के नियमानुसार, क्या लिखेंगे, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होगा, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में क्या, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये सिंपल सा राउल्ट का नियम है। क्या है राउल्ट का नियम, देख लो, क्या लिखेंगे, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब का, विलायक के वाष्प दाब का, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, बराबर होता है। इतना सिंपल सा है। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में विलायक की वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है। अर्थात करके ऊपर वाला लिख लेंगे, अर्थात क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर में एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी। ये होता है राउल्ट का नियम। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई टफ नहीं, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन ठीक है, नोट कीजिए राउल्ट का नियम, फिर आगे बताएं। राउल्ट का नियम नोट हो गया था। अब देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। अब राउल्ट के
नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है? ये क्या है पहला नियम? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम जो होता है, राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है? तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयनों पर लागू होता है, लागू होता है, सांद्र विलयनों पर नहीं। सांद्र विलयनों पर नहीं। राउल्ट का नियम जो होता है तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता है। सेकंड पॉइंट जो है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू होता है, उन विलयनों पर लागू होता है राउल्ट का नियम जो होता है उन विलयनों पर लागू होता है जिसमें अवाष्पशील पदार्थ घुले हों, जिसमें अवाष्पशील पदार्थ घुले हों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू होता है जिसमें अवाष्पशील पदार्थ घुले हों। अगला पॉइंट क्या है? तीसरा, राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू होता है जो वियोजित तथा संगुणित हो जाते हैं। राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू होता है, उन विलयनों पर लागू होता है जो वियोजित तथा संगुणित हो जाते हैं, जो वियोजित तथा संगुणित हो जाते हैं, तथा संगुणित हो जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू होता है जो वियोजित तथा संगुणित हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है राउल्ट का नियम, या सीधा लिख दो यह नियम। यह नियम जो होता है वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होता है। वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होता है, के विलयनों पर लागू नहीं होता है, नहीं होता है। राउल्ट का नियम जो होता है तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता है। पहला पॉइंट हमारा राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? राउल्ट का नियम जो होता है उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें अवाष्पशील पदार्थ घुले हों। राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू होता है जिसमें अवाष्पशील पदार्थ घुले हों। तीसरा पॉइंट क्या है? राउल्ट का नियम जो होता है, राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें क्या होते हैं, अणु जो होते हैं वियोजित तथा संगुणित हो जाते हैं, जिसमें अणु वियोजित तथा संगुणित हो जाते हैं। चौथा पॉइंट जो है राउल्ट का चौथा पॉइंट क्या? राउल्ट का नियम जो है कभी भी वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, सीमाएं नोट कीजिए जल्दी। राउल्ट के नियम की सीमाएं हो गई थी। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? हमारा टॉपिक आता है क्या है? क्वथनांक और हिमांक। क्वथनांक, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक वह ताप होता है जिसमें क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब जो है, क्वथनांक ऐसा ताप होता है जिसमें विलायक का वाष्प दाब जो है हमारे चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वह ताप जो होगा वो क्वथनांक कहलाएगा। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक वह ताप होता है, क्वथनांक वह ताप होता है जिसमें विलायक का जो वाष्प दाब है वो हमारे चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक वह ताप होता है, क्वथनांक वह ताप होता है, ताप होता है जिसमें विलायक का वाष्प दाब जो है, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब किसके? वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, दाब के बराबर होता है।
क्वथनांक, क्वथनांक ऐसा ताप होता है जिसमें क्या होता है, क्वथनांक ऐसा ताप होता है जिसमें विलायक का जो वाष्प होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, अब आता है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक में हमेशा उन्नयन होता है और हिमांक में अवनमन होता है। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, देखो जब किसी विलयन में क्या किया जाता है, अभावशील पदार्थ को घोला जाता है, कैसे पदार्थ को, अभावशील पदार्थ को घोला जाता है, तो उसके क्वथनांक में जो होती है वो वृद्धि आ जाती है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उसी को ही हम उन्नयन कहते हैं। उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है उसी को उन्नयन कहते हैं। परिभाषा क्या बनेगी, क्या है क्वथनांक का उन्नयन, क्या बनेगी परिभाषा, जब किसी विलयन में अभावशील पदार्थ को घोला जाता है, जब किसी विलयन में अभावशील पदार्थ को घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, किसमें, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जब किसी विलयन में अभावशील पदार्थ को घोला जाता है, जब किसी विलयन में किसको घोला जाता है, अभावशील पदार्थ, मतलब किसी पदार्थ को घोल दिया गया, गर्म पानी में घोल दिया गया, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, उसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, उसे हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जैसे पानी जो है कितने पे, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट होता है, कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। अब हमने उसमें क्या किया, कोई पदार्थ मिला दिया, अब उसे क्या होगा, उसको गर्म करने के लिए चीनी मिला दिया कह सकते हैं। जब हमने उसमें चीनी मिला दी तो उसको गर्म करने के लिए 100 से भी अधिक टेम्परेचर लगाना पड़ता है, 100 से अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है, तो मतलब उसके क्वथनांक में क्या हुई, वृद्धि हुई, उसके क्वथनांक में क्या हुई, वृद्धि हुई, इसी को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। परिभाषा क्वथनांक की उन्नयन समझ में आई, क्या होता है, जब कोई क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो याद रखना, क्वथनांक का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब इतने टेम्परेचर पर जल उबलने लगता है, विलायक जो होता है उबलने लगता है। अगर हम उसमें किसी पदार्थ को मिला दें, चीनी मिला दें, नमक मिला दें, तो क्या होता है कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, खौलाने के लिए उसके टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, वही क्वथनांक का उन्नयन होता है। बढ़ाने पर जो बढ़ाया मतलब क्वथनांक में वृद्धि हुई, और जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसी को ही हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन टॉपिक समझ में आया, क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन, क्या लिखेंगे, जब किसी विलायक में, या कह सकते हैं विलयन में, जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है, अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है, पदार्थ को घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मतलब जो टेम्परेचर बढ़ता है वो क्वथनांक में वृद्धि बढ़ा रहा है, क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है उसी को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, और इसे डेल्टा टी सफिक्स में बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टी सफिक्स में बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टी सफिक्स में बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अच्छा, पहले इसके बाद नोट करने से पहले अभी एक फॉर्मूला और है क्वथनांक के उन्नयन का, फॉर्मूला और लिखिए, क्या होता है क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला, देखिए इसको ऊपर वाले को इरेज कर दें, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, इसको टी सफिक्स में, डेल्टा टी सफिक्स में बी से प्रदर्शित करते हैं। अब क्वथनांक का उन्नयन कैसे निकालेंगे, जो टोटल बढ़ा हुआ दाब है और जो पहले था, मतलब पहले जो आवासीय पदार्थ को घोला तब जो टेम्परेचर हुआ, और जो पहले टेम्परेचर था शुद्ध विलायक का टेम्परेचर था, उसको माइनस करने पे जो आता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जैसे 500 रुपए थे, उसने 400 खर्च कर लिए, तो कितने बचे ये निकालते हैं, इतने की वृद्धि हुई। या 500 रुपए की, 400 रुपए की चीज थी, 500 रुपए में बेच दी, कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, 500 में से 400 माइनस किया, मतलब 100 की। ऐसे इसमें है कि टेम्परेचर इतना था, इतना बढ़ गया, तो बताइए कितने की वृद्धि हुई, तो वही क्वथनांक का उन्नयन है। तो क्वथनांक के उन्नयन में क्या करेंगे, विलायक का वो
बिलियन का वासुदेव, वो बिलियन का क्वथनांक, बिलियन वो, हाँ बिलियन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं टी सफिक्स में बी से, और इसको प्रदर्शित करते हैं टी नॉट सफिक्स में बी से। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा जाके, डेल्टा टी सफिक्स में बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट सफिक्स में बी, ये बनेगा जाके फॉर्मूला हमारा क्वथनांक के उन्नयन का। ठीक है, क्वथनांक हो गया, क्वथनांक का उन्नयन हो गया, क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला हो गया। अब हेडिंग रहेगी हमारी हिमांक। क्या रहेगी? हिमांक हेडिंग। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा हिमांक। क्या है अगला टॉपिक? हिमांक। हिमांक क्या होता है? देखिए, हिमांक वह ताप होता है जिसमें क्या होता है, वह द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में एक साथ रहता है। दोनों अवस्थाएं जो होती हैं वो साथ साथ रहती हैं, दोनों अवस्थाओं में एक समान रहता है या साथ साथ रहता है। ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है। क्योंकि जैसे ही वो, अगर इसका हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही कम होता है वो ठोस अवस्था में हो जाता है। तो और नॉर्मल, मतलब ऐसी स्थिति में होता है, थोड़ा भी कम हो जाए तो वो ठोस में बदल जाएगा, अदरवाइज वो द्रव रहता है। तो हिमांक क्या होता है? हिमांक वह ताप होता है जिसमें वह ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में होता, साथ साथ होता है, दोनों अवस्थाओं में साथ साथ होता है। तो हिमांक क्या लिखेंगे? हिमांक वह ताप होता है, हिमांक वह ताप होता है जिसमें, हिमांक वह ताप होता है जिसमें वह ठोस तथा द्रव, ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में, ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में, दोनों अवस्थाओं में क्या होता है? साथ साथ रहता है, साथ साथ होता है। ठोस अवस्था में भी होता है, द्रव अवस्था में भी होता है। हिमांक क्या है? तो हिमांक वह ताप है जिसमें वह ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में साथ साथ रहता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक क्या होता है? हिमांक क्या होता है? हिमांक वह ताप होता है जिसमें वह ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में साथ साथ रहता है, ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में साथ साथ रहता है। अब आता है हिमांक के बाद आता है हमारा हिमांक का अवनमन टॉपिक। क्या है? हिमांक का अवनमन क्या होता है? बिल्कुल उसी की तरीके से उसमें वृद्धि होती है, इसमें कमी होती है। तो हिमांक का अवनमन क्या होता है? जब किसी जब किसी क्या होता है, जब किसी विलयन में या जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है तो उसके हिमांक में क्या आती है? कमी आती है। उसमें क्वथनांक में वृद्धि होती है, हिमांक में क्या होती है? कमी होती है। तो उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे ही हम हिमांक का अवनमन कहते हैं, उसे हम हिमांक का क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। ठीक, तो हिमांक का अवनमन क्या है? एक बार फिर सुन लो। क्या होता है? जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। इस कमी को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्या है? जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में क्या किया जाता है? अवाष्पशील पदार्थ को, कौन से पदार्थ को? अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है, घोला जाता है तो उसके हिमांक में, तो उसके हिमांक में जो कमी होती है, क्या होती है? कमी। जो कमी होती है उसे ही हिमांक का, उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। उसे बी से प्रदर्शित करते थे, इसे एफ से करते हैं, क्योंकि इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसे क्या लिखेंगे? तथा इसे टी, डेल्टा टी सफिक्स में एफ से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी सफिक्स में एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टी सफिक्स में एफ से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला देखो इसका क्या होगा, ऊपर लिख ले, हिमांक के अवनमन का फॉर्मूला लिखेंगे। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन
डेल्टा टी सफिक्स में एफ। इसमें क्या होगा, शुद्ध शुद्ध विलायक का हिमांक जो होगा पहले लिखा जाएगा और विलयन में विलायक का हिमांक जो है वो बाद में लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, शुद्ध विलायक का हिमांक, जिसको हम लिखेंगे डेल्टा टी, और डेल्टा टी नहीं, जिसको हम लिखेंगे टी सफिक्स में एफ, और माइनस करके होगा हमारा क्या, शुद्ध विलायक का हिमांक, और माइनस करके क्या होगा, बिलियन में विलायक का हिमांक, बिलियन में विलायक का हिमांक, जिसको हम लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे टी नॉट सफिक्स में एफ से, इसको लिखेंगे टी सफिक्स से एफ से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा टी सफिक्स में एफ बराबर टी नॉट सफिक्स में एफ माइनस टी एफ, ये फॉर्मूला बनेगा। क्या होगा, हिमांक का अवनमन बराबर होगा शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन में विलायक का हिमांक, इन दोनों के अंतर को ही हम क्या कहेंगे, हिमांक का अवनमन कहते हैं। जब किसी विलायक में अवाशशील पदार्थ को घोला जाता है तो उसके हिमांक में जो कमी आ जाती है उसे ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये फॉर्मूला है, नोट कीजिए जल्दी।